हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा सफर शुरू होगा मगध के उदय से। हम देखेंगे कि कैसे इसके संस्थापक बिंबिसार ने बड़ी समझदारी से साम्राज्य को खड़ा किया। फिर जानेंगे कि कैसे उनके ही बेटे अजातशत्रु ने आक्रामक रवैये से उसे फैलाया। उदयन का वो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव क्या था, वो भी समझेंगे। और आखिर में हम उस काले राज से पर्दा उठाएंगे जिसने इस ताकतवर वंश का अंत कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जरा सोचिए उस वक्त का भारत कैसा था। एक बड़ी पहेली की तरह जो कई छोटे बड़े शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद। कुल मिलाकर 16 मगध की असली कहानी हर्यक वंश से ही शुरू होती है। ये वो पॉइंट है जहां से किंवदंतियां खत्म होती हैं और इतिहास शुरू होता है। और इस वंश के दिल में थे इसके संस्थापक बिंबिसार। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, नहीं, वो एक विजनरी थे, एक आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने साम्राज्य को बनाने के लिए एक बहुत ही क्लेवर 3 पॉइंट प्लान का इस्तेमाल किया। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें श्रेणिक की उपाधि दी गई थी। जरा सोचिए, वो उसी दौर में जी रहे थे और राज कर रहे थे जब महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। मतलब इतिहास का क्या जबरदस्त संगम रहा होगा वो। तो आखिर बिंबिसार की कामयाबी का राज क्या था? ये थी उनकी 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी। उन्होंने 3 चीजों को बड़ी खूबसूरती से बैलेंस किया: वैवाहिक गठबंधन, सैन्य विजय और चतुर कूटनीति। और इन्हीं 3 पिलर्स पर उन्होंने मगध साम्राज्य की बुनियाद रखी। उनके शादी के गठबंधन समझ लीजिए शतरंज की बिसात पर चली गई चालों जैसे थे। कोसल की राजकुमारी से शादी की तो दहेज में सिर्फ रानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा काशी शहर मिल गया। मतलब रेवेन्यू का जबरदस्त बूस्ट। फिर उत्तर में ताकतवर लिच्छवियों से रिश्ता जोड़ा तो नॉर्दर्न बॉर्डर सेफ हो गया। और पंजाब की मद्र राजकुमारी से शादी करके अपना दबदबा नॉर्थ वेस्ट तक फैला दिया। हर शादी एक सोची समझी चाल थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिंबिसार सिर्फ शादियों पर ही निर्भर थे। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने ताकत का भी इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने अंग राज्य को जीतकर वहां के बहुत जरूरी चंपा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। और फिर उनकी डिप्लोमेसी का कमाल देखिए। जब उनके कट्टर दुश्मन अवंती के राजा प्रद्योत बीमार पड़े तो बिंबिसार ने क्या किया? उन्होंने अपने शाही वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेज दिया। बस इस एक कदम से एक जानी दुश्मन एक पक्का दोस्त बन गया। कमाल है ना? तो बिंबिसार ने तो एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन सत्ता जब उनके बेटे अजातशत्रु के हाथों में आई तो बस यहीं से इस राजवंश की कहानी ने एक बहुत ही काला और खूनी मोड़ ले लिया। बाप और बेटे में जमीन आसमान का फर्क था। बिंबिसार यानी श्रेणिक जो रिश्ते बनाने में यकीन रखते थे, और अजातशत्रु जिसे कुणिक भी कहते थे, एक आक्रामक योद्धा था जिसे सिर्फ जंग जीतना आता था। ये दोनों नाम और उनकी नीतियां इनकी अलग अलग सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अजातशत्रु का पूरा राजपाट मानो खून से सना हुआ था। बौद्ध ग्रंथ तो ये तक कहते हैं कि उसने गद्दी के लिए अपने ही पिता बिंबिसार को कैद किया और मार डाला। इसके बाद उसने कोसल के खिलाफ जंग छेड़ दी और फिर वज्जी के ताकतवर संघ को हराने के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ा जो पूरे 16 साल तक चला। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ये 16 साल लंबी मुश्किल जंग जीती कैसे? जवाब है मिलिट्री इनोवेशन। उसका पहला सीक्रेट वेपन था रथ मूसल। जरा सोचिए, एक ऐसा रथ जिसमें घूमने वाली गधा और तेज धार वाले ब्लेड लगे हों जो दुश्मन की सेना के बीच घुसकर तबाही मचा दे। ये उस जमाने का बैटल टैंक था। और अगर ये काफी नहीं था तो उसके पास एक और हथियार था, महाशिलाकंटक। ये एक विशाल कैटापल्ट यानी गुलेल जैसा हथियार था जो दुश्मन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, किलों की दीवारों को चकनाचूर कर देता था। इन 2 खतरनाक हथियारों ने मगध को युद्ध के मैदान में वो बढ़त दी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये क्रूर योद्धा सिर्फ जंग ही नहीं लड़ रहा था, उसने इतिहास में एक बहुत बड़ा धार्मिक काम भी किया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये अजातशत्रु ही था जिसने राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई।
ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने में मदद की। पिता की हत्या का ये सिलसिला अजातशत्रु पर खत्म नहीं हुआ। उसके बेटे उदयन ने भी गद्दी पाने के लिए वही खूनी रास्ता अपनाया। लेकिन अपनी इस क्रूर शुरुआत के बावजूद उदयन ने मगध के भविष्य के लिए एक ऐसा शानदार फैसला लिया जो आज तक याद किया जाता है। भले ही उदयन ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन इतिहास उसे एक बहुत बड़े काम के लिए याद रखता है। राजधानी को राजगृह के पहाड़ी किले से हटाकर एक नए शहर पाटलिपुत्र में ले जाना। अब पाटलिपुत्र को चुनना एक मास्टर स्ट्रोक क्यों था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं? देखिए, इसकी लोकेशन परफेक्ट थी। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ सोन नदी, तो ये एक तरह का जलदुर्ग बन गया। साथ ही ये नदियों के रास्ते होने वाले व्यापार का एक बड़ा हब था। और सबसे बड़ी बात, ये मगध के बढ़ते साम्राज्य के लगभग बीचों बीच था, जिससे पूरे एम्पायर को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो हिंसा पर खड़ा होता है उसका अंत भी हिंसा से ही होता है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, हर्यक वंश का पतन। तो एक बार फिर से मुख्य राजाओं को देख लेते हैं। बिंबिसार संस्थापक, अजातशत्रु आक्रामक, उदयन जिसने राजधानी बदली, और आखिर में नागादशक, इस वंश की आखिरी और सबसे कमजोर कड़ी। इन्हें याद रखने के लिए आप BAUN का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गद्दी के लिए पिता की हत्या की ये जो परंपरा चल पड़ी थी, वो इतनी आम हो गई कि इस वंश का एक डरावना नाम पड़ गया, पितृहंता वंश, मतलब पिताओं की हत्या करने वाला वंश। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक अभिशाप बन गया। इसकी वजह से जनता में बहुत गुस्सा था और राज्य में लगातार अस्थिरता बनी हुई थी। और आखिर में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जो आखिरी राजा था, नागदशक, वो बहुत ही कमजोर और अयोग्य था। लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को लीड किया उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने। शिशुनाग ने नागदशक को गद्दी से हटाया और एक नए वंश, शिशुनाग वंश की नींव रखी। और बस इसी के साथ पितृहत्या की इस विरासत ने हर्यक वंश को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। आते हैं, आज हम ऐसे ही एक वंश की कहानी समझेंगे, शिशुनाग वंश। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये वंश अराजकता से कैसे जन्मा। फिर बात करेंगे शिशुनाग की, जिन्हें जनता का राजा कहा जाता है। देखेंगे उनकी जीत और राजधानी में हुए बदलावों के बारे में। फिर काला शोक और बौद्ध संगीति पर चर्चा करेंगे। और आखिर में इसके पतन और नंद वंश के उदय को समझते हुए इसकी विरासत को समराइज करेंगे। तो सोचिए, जनता में कितना गुस्सा और असंतोष होगा जब एक के बाद एक राजा अपने ही पिता का खून करके सिंहासन पर बैठ रहा हो। तो जाहिर है, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें अब राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक काबिल लीडर। और बस इसी असंतोष से एक ऐसा विद्रोह शुरू हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लोगों ने शिशुनाग नाम के एक अमात्य, मतलब एक वरिष्ठ मंत्री को अपना राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो काबिल थे, ईमानदार थे। इसलिए नहीं कि वो किसी राजा के बेटे थे। तो ठीक है, शिशुनाग राजा बन गए, वो भी जनता के समर्थन से। अब उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने अपनी ऊर्जा साम्राज्य को मजबूत करने पर और मगध के सामने जो एक बहुत पुरानी और बड़ी चुनौती थी, उसे हल करने पर लगाई। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। अवंती को जीतना ये वो काम था जो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली हर्यंक राजा भी नहीं कर सके थे। इस एक जीत ने न केवल 100 साल पुरानी दुश्मनी खत्म की, बल्कि मगध को पश्चिम के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों का नियंत्रण भी दिला दिया। अब बात करते हैं राजधानियों की। ये जो राजधानियों में बदलाव हुए, ये हमें शिशुनाग की रणनीतिक सोच दिखाते हैं। पहले राजधानी को वैशाली ले जाना और फिर उनके बेटे काला शोक का उसे वापस पाटलिपुत्र ले आना, ये सब साम्राज्य को स्थिर करने के एक बड़े प्लान का हिस्सा था। और हाँ, ये जो क्रम है, ये अक्सर परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। शिशुनाग के बाद आए उनके बेटे काला शोक। उनके शासन को एक बहुत बड़ी घटना के लिए याद किया जाता है, पर उस पर आने से पहले क्या आपको पता है कि उनका एक बड़ा दिलचस्प उपनाम भी था? हाँ, पुराणों में उन्हें काकवर्ण कहा गया है, जिसका मतलब है कौवे के रंग वाला। खैर, नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका काम। एक ऐसी घटना जिसने उनके शासन को बौद्ध धर्म के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। साल था 383 ईसा पूर्व, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद। और इस समय तक बौद्ध संघ में कुछ गंभीर मतभेद उभरने लगे थे।
इन्हीं मतभेदों को सुलझाने के लिए कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया और वैशाली में हुई ये संगीति एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। यहाँ सिद्धांत और अनुशासन को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि बौद्ध संघ पहली बार औपचारिक रूप से दो गुटों में बंट गया। एक तरफ थे स्थविर जो परंपरावादी थे और दूसरी तरफ थे महासांघिक जो थोड़े उदारवादी थे। तो देखिए, एक तरफ सैन्य विजय, दूसरी तरफ धार्मिक संरक्षण, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये राजवंश तो लंबा चलेगा, पर इतिहास में हमेशा अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। तो सवाल यह है कि इतना सब ठीक होने के बाद भी इस राजवंश का अंत कैसे हुआ? और इसका पतन बहुत तेजी से हुआ। कहानी कालाशोक की हत्या से शुरू होती है। उनके बाद उनके 10 बेटों ने मिलकर शासन किया, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक नया शक्तिशाली शासक सामने आया, महापद्म नंद, और उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक चर्चा की उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इस राजवंश के जो 2 मुख्य शासक हैं, उनके सबसे जरूरी योगदानों को एक नज़र में देख लेते हैं। तो एकदम साफ है ना? शिशुनाग, राजधानी वैशाली और सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती पर जीत। कालाशोक, राजधानी पाटलिपुत्र और सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। और हाँ, कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण,